नमस्कार दोस्तों। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनवायरनमेंट और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। किस तरीके से एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स में हम बायोटेक का यूज़ कर सकते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये सब हम जानेंगे। तो ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे इस वीडियो में। एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली होती क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय दिस। बायो रिमेडिएशन क्या होता है, रेमिडिएशन भी आप कह सकते हैं इसको। बायो रेमिडिएशन बेसिकली है क्या, इसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, इनका क्या फ़ायदा होता है। बायोफ्यूल्स क्या हैं, और साथ में अगर इस टॉपिक से रिलेटेड यूपीएससी ने पहले कोई क्वेश्चन पूछे हैं प्रीलिम्स में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम बायोस्पैर्जिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये जानेंगे। बायो सेंसर्स क्या होते हैं, फिर उसके अलावा जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन क्या है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो हमारा मेन फोकस ये होता है कि अगर कोई भी कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट हो, कहीं पर पॉल्यूटेंट्स हो, चाहे वो लैंड हो, एयर हो, वाटर हो, उसे हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं बायोटेक की मदद से। इसमें फ़ायदा ये होता है कि बायोटेक से जो भी सोल्यूशन निकल के आते हैं वो क्लीन होते हैं, ज़्यादातर इको फ्रेंडली होते हैं और मोर इम्पॉर्टेंटली नॉन टॉक्सिक भी होते हैं। ठीक है, तो एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आप कह सकते हैं कि इट्स ट्राइज टू अचीव clean and non-toxic environment through eco-friendly practices as well as environment conservation. The total biotic मतलब के biotic living, abiotic non-living factors in our surrounding is known as environment. तो बायोटेक में हम बायोटिक और एबायोटिक एनवायरनमेंट है दोनों पर फोकस करते हैं। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं बायो रेमिडिएशन के बारे में। इसमें यहाँ पे जो शब्द है ना रेमिडिएशन, इस पर फोकस करो। रेमिडिएशन हम यूज़ करते हैं जब हम एनवायरनमेंट पर कोई जो डैमेज हो चुका है उसको रिवर्स करना चाहें या फिर उस डैमेज को रोकना चाहें। वो डैमेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है। कोई कहीं पर बहुत ज़्यादा ऑयल गिर गया समुद्र में, या फिर कहीं पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स आ गए हैं, वेरियस तरीके से कहीं पर डैमेज है ना, उसको हम या तो रोकना चाहते हैं या फिर रिकवरी उसकी करना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं उसको। तो बायो रिमीडिएशन मतलब यहाँ पे हम बायोटेक यूज़ करेंगे फॉर एनवायरमेंटल रिमीडिएशन। तो आप सिंपल शब्दों में एग्जाम पर्सपेक्टिव से कह सकते हैं कि बायो रिमीडिएशन रेफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू ट्रीट कंटामिनेटेड मीडिया बाय डिग्रेडिंग द टारगेटेड पॉल्यूटेंट्स। अब हम प्राइमरली क्या करते हैं यहाँ पे कि जो पॉल्यूटेंट है उसको टारगेट करते हैं और उसी के ज़रिए एनवायरनमेंट को वापस शुद्ध यानी मतलब साफ करने की कोशिश करते हैं। इसमें काफ़ी बार जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होता है। तो हम कह सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज टू डेवलप ऑर्गेनिजम्स स्पेसिफिकली फॉर बायो रिमेडिएशन बाय इंसर्टिंग टू कैटेगरीज ऑफ जीन्स। प्राइमरली दो कैटेगरी होती है जीन्स की, वो हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। अभी के लिए ये समझ लो कौन कौन से हैं। एक तो होता है डिग्रेडेटिव जीन्स विच एनकोड प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर डीजनरेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स। ये होते हैं कि जो पॉल्यूट कर रहे हैं, जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनके प्रोटीन को ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, फिर होता है रिपोर्टर जीन विच आर एबल टू मॉनिटर पॉल्यूशन लेवल। रिपोर्टर जीन्स भी होती हैं, ये प्राइमरली बायोसेंसर्स के अंडर आएगा ये, और इसके ज़रिए पॉल्यूशन लेवल्स हम मॉनिटर कर सकते हैं और ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, बायो रिमेडिएशन से मेरा मतलब क्या है, देखिए इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ऑयल स्पिल का क्लीनअप। इन द लास्ट डेकेड, पिछले एक दशक में आप अगर देखें तो आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे जहाँ पर ओशन पर ऑयल स्पिल हो गया। कहीं पर हम ऑयल की ड्रिलिंग कर रहे थे, ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, वहाँ पर कुछ मिसहैप हो गया, वहाँ पे सीधा ऑयल गिर गया और पूरा ओशन कंटेमिनेट हो चुका है। वहाँ पर जो मरीन लाइफ है, जो मछलियाँ हैं वहाँ पर, और भी वेरियस स्पीसीज़ होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, लाखों स्पीसीज़ मर जाती है और ओवरऑल एनवायरनमेंट को कई सदियों का मैं कहूँगा नुकसान हो जाता है बिकॉज ऑफ ऑयल स्पिल। तो ऑयल स्पिल से लड़ने के लिए बायो रिमेडिएशन एक बहुत ही कारगर वेपन है। इसमें सबसे पहले आता है ऑयल ईटिंग बग। ऑयल ईटिंग बग एक सुपर बग होता है जो प्रोड्यूस किया जाता है जेनेटिकली मॉडिफाई करके एक बैक्टीरिया को। हम एक बैक्टीरिया को लैब में लेके जाते हैं, उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं। उस बैक्टीरिया का नाम है सुडोमोनास पुटिडा। तो सुडोमोनास पुटिडा को
एक लैब में हम लेके गए, उसके बाद साइंटिस्ट उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं ताकि जो भी पॉल्यूटेंट्स है, जो वहाँ पर ऑयल स्पिल हो चुका है, जिसकी वजह से जो वेस्ट वहाँ पर जमा हो रहा है, उसको वो खा जाए। वो धीरे धीरे काम करता है। देखिए, ये प्रोसेस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी ये है, फास्ट नहीं है, इट टेक्स टाइम। आप बहुत ही धीरे धीरे इसको कर पाते हैं। ऑयल स्पिल कहीं पर हो गया, फिर उसके बाद आपने ये बैक्टीरिया तैयार किया और उसको आपको फैलाना भी होता है, और आपको अनुकूल स्थिति भी चाहिए, आपको सनलाइट भी चाहिए, काफ़ी कुछ आपको कंडीशन चाहिए होती हैं। फिर धीरे धीरे ये फैलता है बैक्टीरिया पूरे एरिया में, और जो भी वहाँ पर वेस्ट है उसको कंज्यूम कर लेता है। इसमें कुछ महीने, कुछ साल भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कितना यहाँ पे बड़ा ऑयल स्पिल है। जो मेजर ऑयल स्पिल रिसेंटली हमने देखे हैं वो अपने मैग्नीट्यूड में इतने बड़े थे कि ऑयल ईटिंग बग भी वहाँ पे हम प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाए। अब ऑयल ईटिंग बग के अलावा एक और हमारे पास साधन है ऑयल जैपर का। ये भी काफ़ी तक न्यूज़ में रहता है। ऑयल जैपर इज़ ए सेट ऑफ 5 बैक्टीरियल स्टेन्स यूज टू क्लियर ऑयल स्पिल्स। तो ये भी एक टाइप का ऑयल स्पिल को रिमूव करने का तरीका है, और इसमें हम 5 बैक्टीरियल स्टेन्स का यूज़ करते हैं। फिर इसके अलावा एक और एस्पेक्ट भी है बायो रेमिडिएशन का, वो है बायो माइनिंग। बायो माइनिंग कैन बी यूज टू क्लीन अप साइट्स पॉल्यूटेड विद मेटल्स। काफ़ी बार जहाँ पर माइनिंग होती है, जहाँ पर मेटल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं, तो उनको भी हम क्लीन करने के लिए बायो रेमिडिएशन का यूज़ करते हैं। मगर ये अभी काफ़ी, मैं कहूँगा, एडवांस स्टेज पे पहुंचा नहीं है ये पूरा प्रोसेस, तो इससे क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी हद तक कम है। मगर फिर भी ये डिस्कस होता है कभी कभी आर्टिकल्स में, सो आई मेंशन इट हियर नाउ। अगर हम बात करें ऑयल स्पिल के बारे में, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि क्या तरीका होता है, क्या क्या रुकावटें होती हैं, और क्या क्या चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए। पहली बात तो यहाँ पर आप देखोगे लिखा हुआ है, ऑयल कंज्यूमिंग बैक्टीरिया ऑफर वन ऑफ द लीस्ट डिस्ट्रक्टिव वेज टू क्लीन ऑयल फ्रॉम मार्शलैंड। ऑयल कंज्यूमिंग बैक्टीरिया जिसकी हमने अभी बात करी थी यहाँ पर, ये ऑयल ईटिंग बग हो गया या फिर ऑयल जैपर हो गया, ये सबसे ज़्यादा लीस्ट डिस्ट्रक्टिव तरीका है ऑयल को क्लीन करने का जब एक बार ऑयल स्पिल कहीं पर हो जाता है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है सनलाइट और ऑक्सीजन का। ये चीज़ एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप याद रख सकते हैं। सनलाइट एंड ऑक्सीजन एट द ओशन सरफेस encourage bacteria growth and provide the best environment for oil breakdown। ये चीज़ आप याद रख लेना। अब कई बार क्या होता है कि ऑयल स्पिल एक ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे सनलाइट इतनी होती नहीं है, तो ऐसे टाइम में ये ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया फ्लरिश नहीं कर पाता, और जो हमारी टेक्निक है वो काम भी नहीं करती। तो ये भी एक एस्पेक्ट है। और इसके अलावा सबसे बढ़िया एक एस्पेक्ट इस पूरे प्रोसेस का ये है कि ये बाकी एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाता। जो हमारा ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया है बाकी एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि ज़्यादातर हम वही बैक्टीरिया लेते हैं जो लोकली वहाँ पर अवेलेबल होता है, उसकी ही जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, और अभी तक कोई एनवायरनमेंट पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखा नहीं गया। अभी भी ये एक डेवलपिंग साइंस है, इसको हम और इम्प्रूव कर रहे हैं, और होपफुली आने वाले समय में अगर कहीं पर ऑयल स्पिल होता है तो हम यहाँ पे ऑयल जैपर या फिर ऑयल ईटिंग बग से बहुत ही जल्दी उसको क्लीन कर सकते हैं। नाउ फिर हम आते हैं बायो फर्टिलाइज़र्स पे। बायो फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? दे आर, बायो फर्टिलाइज़र्स की अगर हम बात करें, सबसे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी, दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच एनरिच द न्यूट्रिएंट एंड वाटर एब्जॉर्प्शन क्वालिटी ऑफ सॉइल। तो आप समझ चुके हैं कि बेसिकली ये न्यूट्रिएंट और वाटर एब्जॉर्प्शन जो क्षमता होती है मिट्टी की, वो इंक्रीज़ करते हैं। बायो फर्टिलाइज़र को एक सर्टेन कैटेगरी में समअप करना बहुत मुश्किल है। ये आपको विभिन्न प्रकार के मिलेंगे। ये बैक्टीरिया हो सकता है, फंगाई बायो फर्टिलाइज़र आपको मिलेंगे, उसके अलावा क्यानो बैक्टीरिया भी होता है। ऑलराइट, तो बैक्टीरिया और उसके अलावा क्यानो बैक्टीरिया में नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रॉपर्टी होती है, जो प्लांट्स को ओवरऑल न्यूट्रिशन में काफ़ी हेल्प करती है। बायो फर्टिलाइज़र्स की पूरी लिस्ट में मैं कहूँगा यूपीएससी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से सबसे इम्पॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए माइकोरिज़ा के बारे में। माइकोरिज़ा इज ए सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगाई विद द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स। ठीक है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर विच मोबिलाइजेज फॉस्फरस, आयरन, जिंक, बोरॉन एंड अदर ट्रेस एलिमेंट्स।
तो ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है माइकोराइज़ा का। माइकोराइज़ा माना जाता है बहुत ही अच्छा बायो फर्टिलाइज़र है लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए, वो क्रॉप्स जो काफ़ी लंबे समय तक धीरे धीरे ग्रो करते हैं, बिकॉज इट सप्लाइज मॉइस्चर फ्रॉम सॉइल डेप्थ, क्योंकि ये सॉइल डेप्थ से प्लांट को, क्रॉप को प्राइमरली, माइकोराइज़ा प्लांट को बीमारियों से भी बचाता है, रेजिस्ट करता है बीमारियों से। और उसके अलावा दीज प्लांट्स ऑल्सो हैव शोन ड्रॉट एंड सैलिनिटी रेजिस्टेंस। पानी में अगर सैलिनिटी है तो काफ़ी बार क्रॉप्स को वो डैमेज कर सकती है, मगर आप अगर माइकोराइज़ा को यूज़ कर रहे हो जो एक बायो फर्टिलाइज़र है तो उससे वो बच जाएगा। सूखे में भी वो प्लांट काफ़ी हद तक खड़ा रहेगा, और जो उसकी ओवरऑल टॉलरेंस है एडवर्स सॉइल को लेकर, पीएच लेवल को लेकर, या फिर हाई टेम्परेचर को लेकर, हैवी मेटल टॉक्सिसिटी को लेकर, वो सब भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, वो सब भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये सब क्षमता होती है बायो फर्टिलाइज़र की। नाउ हम ये सब बात क्यों कर रहे हैं, वाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस? क्योंकि यूपीएससी ने 2013 के प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछ लिया था, जो मैंने आपको भी जानकारी दी है उसके हिसाब से आप आराम से इसको आंसर कर सकते हैं। इन्होंने पूछा था कि माइकोरिजियल बायोटेक्नोलॉजी हैज़ बीन यूज्ड इन रिहेबिलिटेटिंग डिग्रेडेड साइट्स बिकॉज माइकोरिजिया एनेबल्स द प्लांट्स टू, जो डिग्रेडेड साइट्स है जहाँ पर सॉइल को काफ़ी नुकसान हो चुका है, पानी की क्वालिटी ख़राब है, वहाँ पे आपको अगर क्रॉप्स फिर से ग्रो करने हैं तो हम वहाँ पे माइकोराइज़ा को इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, उसमें क्या क्षमताएं हैं। तो वो उसकी आपको ऑप्शन दी हुई है यहाँ पे, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। तो यहाँ पे जो सही आंसर है आपका वो है ऑल द 3 ऑप्शंस। ये मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। पहली बात जो मैंने आपको बताया, माइकोराइज़ा रेजिस्ट करता है सूखे को, और सूखे में भी प्लांट को सपोर्ट देता है, और उसके अलावा जो एब्जॉर्प्टिव एरिया होता है सॉइल का वो ये इंक्रीज कर लेता है। उसके अलावा ये एक्सट्रीम लेवल ऑफ पीएच ये टॉलरेट कर सकता है। उसके अलावा अगर मान लो कोई डिजीज़ है आसपास, प्लांट्स को कोई डिजीज़ इन्फेक्ट कर रही है, उससे भी ये क्रॉप को बचा के रखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। नाउ बायोफ्यूल्स क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बायोफ्यूल्स की अगर हम बात करें तो दीज आर दोज फ्यूल्स विच आर प्रोड्यूस थ्रू बायोलॉजिकल प्रोसेसेस सच एज एग्रीकल्चर एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये प्राइमरली बायोफ्यूल्स हैं। पॉल्यूशन ऑफ कोर्स आपको पता है आज के टाइम में एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है, जिसकी वजह से हम लोग वेरियस प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि कार्बन एमिशंस कम हो। और प्रॉब्लम ये है कि जो पॉपुलेशन राइज कर रही है, जो एनर्जी नीड है, उसकी वजह से कन्वेंशनल फ्यूल्स का यूज़ हमें आज भी करना पड़ रहा है, फॉर एग्जांपल कोल और पेट्रोलियम। और हम जब क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है हम फॉरेन एक्सचेंज भी अपना गंवा रहे हैं, हम डॉलर से पेमेंट कर रहे हैं, हमारा ओवरऑल जो फिस्कल डेफिसिट है उस पर भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, जो भी हम यहाँ पर क्रूड ऑयल ये इंपोर्ट करते हैं इंडिया में। तो इस सब से कुछ रिलीफ अगर इंडिया को चाहिए तो बायोफ्यूल उसमें एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। बायोफ्यूल की अगर हम बात करें तो इसके वेरियस आपको एग्जांपल्स मिलेंगे। बायो एथेनॉल होता है, आपको कई पेड़ मिलेंगे, वहाँ से आप फ्यूल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बायोडीजल होता है, देयर आर वेरियस वेज टू यूज़ बायोफ्यूल, और इनकी भी जनरेशन है। आप आज के टाइम में जो भी बायोफ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं उनको जनरेशन में कैटेगराइज कर सकते हैं, जनरेशन फर्स्ट, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। अगर हम फर्स्ट जनरेशन में देखें तो प्राइमरली वहाँ पर सीरियल, स्टार्च, शुगर, ऑयल क्रॉप्स आते हैं। सेकेंड जनरेशन में देखें तो वहाँ पे आपको म्युनिसिपल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, स्ट्रॉ, नटशेल, मैन्योर, ये सब चीज़ें दिखेगी प्राइमरली। थर्ड जनरेशन में प्राइमरली आपको दिखेगा एल्गल बायोमास। फिर फाइनली जो फोर्थ जनरेशन है वहाँ पे आपको जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स और एल्गी दिखेगा, जिसके थ्रू हम आज के टाइम में बायोफ्यूल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन की अगर हम बात करें तो इनिशियली इससे हम कुछ हद तक बायोफ्यूल बना सकते हैं, मगर इन द लॉन्ग रन इससे क्या होगा कि अगर इस पर हम ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए तो फूड को लेकर स्कैर्सिटी हो सकती है, जो ऑल टुगेदर एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर देगी। ऑलराइट, तो इसलिए आज के टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ज़्यादा फोकस है एथेनॉल पर, और भारत सरकार ने एक एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम भी शुरू कर रखा है, जिसमें सरकार का जो एम है वो ये है कि 2022 तक
जो हमारी कार्स हैं वहाँ पर पेट्रोल के साथ 10% की एथेनॉल ब्लेंडिंग हो, और साथ में अगर इसको हम कंटिन्यू कर पाएँ, इसको हम इम्प्रूव कर पाएँ, तो फर्दर टारगेट हो सकते हैं कि 2030 तक जो हमारी कार है, जो हमारे स्कूटर हैं, वहाँ पर 80% पेट्रोल हो और 20% एथेनॉल हो। इससे क्या होगा कि ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा इंपोर्ट का जो प्रेशर है क्रूड ऑयल का वो कम होगा, और साथ ही साथ ये एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा है, इससे कार्बन एमिशन भी कम होते हैं। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है एनवायरमेंटल बायोटेक में, ये है बायोस्पैर्जिंग का। इसको अगर मैं समराइज करूँ तो सबसे अच्छी इसकी डेफिनेशन ये होगी, बायोस्पैर्जिंग इज ए टेक्नोलॉजी फॉर फाइटिंग ग्राउंड वाटर पोल्यूशन बाय यूजिंग नेचुरली अकरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू बायोडिग्रेड द पोल्यूटेंट्स। यहाँ पर भी हम प्राइमरली लैंड से पोल्यूशन हटाने के लिए बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स को बढ़ावा देंगे, और इसके लिए वेरियस टेक्निक्स होती है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन एक काफ़ी बड़ा टेक्निक है इसमें। बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स केमिकल मॉडिफिकेशन मेड बाय एन ऑर्गेनिज्म ऑन एन केमिकल कंपाउंड। तो बायोस्पैर्जिंग एज ए होल, उसमें हम क्या करेंगे, एयर और न्यूट्रिएंट्स इंजेक्ट करेंगे सॉइल की लेयर में। इससे क्या हुआ कि जो सॉइल की बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो अपने आप इंक्रीज होगी, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऐसे पोल्यूटेंट्स को रिमूव करते हैं उनकी भी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ सकती है। ये इसमें आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है कि कोई खास हम यहाँ पे बैक्टीरिया पे फोकस करते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट सॉइल पर डिफरेंट बैक्टीरिया हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी बहुत ही एक वास्ट रेंज है, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है कि एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में बायोस्पैर्जिंग का क्या रोल है, किस चीज़ से ये रिलेटेड है। प्राइमरली ग्राउंड से आप पॉल्यूटेंट्स इसमें हटा रहे होंगे, ठीक है। इन अनदर लैंग्वेज इसको आप ये भी कह सकते हैं कि बायोस्पैर्जिंग ग्राउंड वाटर रेमिडिएशन टेक्निक है। याद है आपको रेमिडिएशन, जो मैंने आपको वर्ड बताया था, फिर से यहाँ पे आ गया। फिर बात आती है बायोप्लास्टिक्स की। प्लास्टिक इंडस्ट्री आज के टाइम में एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है दुनिया भर में। ऑलमोस्ट ह्यूमन बींग्स एडिक्टेड हो चुके हैं प्लास्टिक से, और बहुत ज़रूरी है कि हम एक ऐसा प्लास्टिक इन्वेंट करें जिससे जो ओवरऑल प्लास्टिक की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो। प्लास्टिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो डिग्रेड आराम से नहीं होता, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो बायोप्लास्टिक्स की अगर हम बात करें तो दे आर द प्लास्टिक्स डिराइव्ड फ्रॉम रीन्यूएबल बायोमास सोर्सेज सच एज वेजिटेबल फैट्स, ऑयल्स, कॉर्न स्टार्च, स्ट्रॉ, फूड वेस्ट एक्सेट्रा। देयर प्रोडक्शन इज सस्टेनेबल एक्टिविटी एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल प्लास्टिक। उसके अलावा कन्वेंशनल प्लास्टिक की एक प्रॉब्लम ये भी है कि उसको बनाने में भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। जो क्रूड ऑयल आपने देखा होगा, क्रूड ऑयल के वेरियस यूज़ होते हैं, उससे हम पेट्रोलियम बनाते हैं, मगर साथ ही साथ क्रूड ऑयल से प्लास्टिक इंडस्ट्री भी चलती है। इसलिए बहुत सारे बड़े देश, प्राइमरली सऊदी अरेबिया और यूएसए, प्लास्टिक इंडस्ट्री के खिलाफ ज़रा कुछ काम करते नहीं, क्योंकि उनको पता है कि अगर प्लास्टिक इंडस्ट्री हिट हो गई तो ओवरऑल क्रूड ऑयल की जो डिमांड है वो भी सफ़र करेगी। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अगर हम बायोप्लास्टिक की बात करें तो देयर प्रोडक्शन रिड्यूसेस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, डिक्रीजेस नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कंजम्पशन एंड आर बायोडिग्रेडेबल। ये अपने आप कुछ टाइम बाद डिग्रेडेबल होते हैं, ये अपने आप हट जाएंगे, इनको ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल प्लास्टिक की तरह ये कई सदियों तक धरती पर ही पड़े रहेंगे और धरती में टॉक्सिसिटी फैलाएंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 1926 में एक बैक्टीरिया यूज़ किया गया जिसका नाम था बसिलियस मेगाटेरियम। इसकी मदद से पहला बायोप्लास्टिक बनाया गया जिसका नाम था PHB, ठीक है। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जस्ट रिमेंबर दिस। फिर बात आती है बायोसेंसर्स की। बायोसेंसर्स को अगर हम समझने की कोशिश करें अगर, तो ये डेफिनेशन इसके लिए परफेक्ट है, या आप एग्जाम में भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक एनालिटिकल डिवाइस होता है जहाँ पर हम बायोलॉजिकल कंपोनेंट और फिजियो केमिकल डिटेक्टर कंपोनेंट को इकट्ठा यूज़ करते हैं, और इसके ज़रिए हम रिएक्शन कर सकते हैं ऑफ एन एनालाइट। कुछ जो फीचर्स हैं बायोसेंसर के वो आपके सामने हैं। काफ़ी छोटे होते हैं साइज़ में, सस्ते होते हैं, और इनके रिजल्ट काफ़ी हद तक रैपिड होते हैं, और ये इकोनॉमिकल भी होते हैं। तो बायोसेंसर्स की अगर हम बात करें तो ये वेरियस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। ड्रग डिस्कवरी के लिए, डिजीज़ डिटेक्शन के लिए, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए, सॉइल क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए, फूड क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए, टॉक्सिन्स ऑफ डिफेंस इंटरेस्ट। तो ये बस याद रख लेना कि बायोसेंसर्स क्या होते हैं और इसकी जो एप्लीकेशन है वो क्या क्या है। एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो बायोसेंसर्स के ज़रिए यू कैन सॉल्व एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स लाइक डिटेक्शन ऑफ पेस्टिसाइड्स कहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। उसके अलावा रिमोट सेंसिंग ऑफ एयरबोर्न बैक्टीरिया,
जिसमें आप बायो टेररिज्म को आप काउंटर कर सकते हैं। उसके अलावा पैथोजीन्स को आप डिटेक्ट कर सकते हैं। फाइनली डिटर्मिनिंग ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इंटेंसिटी बिफोर एंड आफ्टर बायो रिमीडिएशन। तो बायो रिमीडिएशन के पहले जो स्थिति थी, बाद में जो स्थिति है, उसको भी समझने के लिए बायो सेंसर्स काफ़ी उपयोगी साबित होते हैं। उसके बाद बात आती है जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन की। इसकी अगर हम बात करें तो जर्म प्लाज्म आर लिविंग जेनेटिक रिसोर्सेज जैसे कि सीड्स या फिर टिश्यूज दैट आर मेंटेन्ड फॉर द पर्पस ऑफ एनिमल एंड प्लांट ब्रीडिंग। ये काफ़ी पुरानी प्रैक्टिस है, मगर आज के टाइम में हम इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए और ज़्यादा एडवांस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो कंजर्विंग जर्म प्लाज्म अलाउज अस टू कंजर्व जेनेटिक डाइवर्सिटी of various species that allows us to protect them from being extinct। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे काफ़ी एनिमल्स को हम विलुप्त होने से भी रोक सकते हैं। अगर कल को वो विलुप्त होते हैं, वी कैन जस्ट क्रिएट देम अगेन। तो जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन के जो मेथड्स हैं उसमें प्राइमरली दो मेथड्स आपको बताना चाहिए। एक तो होता है इन सीटू कंजर्वेशन। इट मीन्स कंजर्वेशन ऑन साइट that is in natural habitat either by cleaning up the habitat or by defending species from predators। फिर होता है ex situ conservation। it means off site conservation that is outside the natural environment। इसमें बेसिकली सीड बैंक, DNA स्टोरेज, pollen स्टोरेज, फील्ड जीन बैंक और इन वेट्रो स्टोरेज काम आते हैं। ऑलराइट, सो ये है कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। जो भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सब को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।